Hello, dear parents and students of class 8. वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, सर सोशल साइंस का कुछ कर दीजिए बिकॉज़ समझ नहीं आ रहा, कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा पेपर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो आपकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने सोशल साइंस क्लास 8 का ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाया है। दिस पेपर इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर ब्रिज कोर्स। उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स हैं उन सभी के ये लेकर और क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है। आई एम श्योर प्रीटी श्योर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके मेन एग्जाम में जरूर दिखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ और इसको सॉल्व करेंगे। क्लास 8 सोशल साइंस, चलिए। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है, टोटल 21 क्वेश्चन है। इनमें से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, मैप का क्वेश्चन मिलेगा और इनमें से आपको ओपन चॉइस में मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल या ऑलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में से तो सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन कल्टीवेशन के लिए होते हैं, आई एम सॉरी। और ये सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों में आपको दिखती है। सेकंड इज हु इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बनाया था भारत का संविधान? तो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर है यस, बी आर अम्बेडकर। थर्ड इज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज लेड बाय रिलीजियस लीडर्स बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉ। कौन सी गवर्नमेंट है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो धार्मिक गुरुओं की उस पे चलती है। तो उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं या थियोक्रेसी बोलते हैं, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। फोर्थ इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी जैसे रोड्स वगैरह और इन सबको बनाने के लिए जो सरकार है उसके पास मेन क्या है तरीका पैसा कमाने का या लेने का? फॉरेन एड मतलब बाहर के देशों से पैसा, डोनेशन, टैक्सेस या लोन्स। तो सबसे ज़्यादा हम जो भरते हैं वो है टैक्सेस। फिफ्थ, which article of the constitution includes the right to life ensuring workplace safety। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। आई एम श्योर जब हमने ये चैप्टर पढ़े थे इसके तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल 19, 21, 32 या 14 तो वो एक्चुअली है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ देता है। सिक्स्थ इज विच व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्या कारण है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है? हाई डेथ रेट है, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर है, मोर रेनफॉल है या फ्यूअर रिसोर्सेज है। तो एक्चुअली क्या है अब हमारे देश में या जो भी ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पर हेल्थ केयर बहुत इम्प्रूव हो गया जिसकी वजह से लोगों की डेथ कम हो रही है और लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। सेवंथ इज द ग्वालियर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ग्वालियर जो है वो है हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो वो है मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर अगर मध्य प्रदेश में है तो उसका फोर्ट भी मध्य प्रदेश में ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है दोस्तों? ऐसी क्रॉप जो विंटर के समय उगाई जाती है जैसे कि अक्टूबर से मार्च या अप्रैल तक जो चीज़ें उगती हैं दे आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप। तो यहाँ पर कॉटन, बाजरा, मेज और वीट है। तो इनमें से आपका वीट जो है ये एक रबी क्रॉप है। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो आइए इन क्वेश्चंस को एक-एक करके डिस्कस करते हैं क्योंकि इनके आंसर्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं उस पेपर पे जहाँ पर मैंने इनके आंसर्स भी आपके लिए लिख रखे। तो पहला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री। मानव संसाधन क्या है और ये किसी भी देश के लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? वो लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से, अपनी एबिलिटीज से ताकि देश जो है उसकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। ये लोग इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से प्रोग्रेस होती है, इनोवेशन आता है, कोई नई चीज़ें पैदा होती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में हर वो इंसान जो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके देश को तरक्की की ओर तरफ ले जा रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों? द प्रीएम्बल ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन्स द कोर वैल्यूज लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो न्याय की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को दर्शाती है। और इट एक्ट्स एज एन इंट्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमें बताती है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है और किस तरह का संविधान है हमारा। 11th क्वेश्चन है, व्हाई आर लेबर लॉज इम्पोर्टेंट इन एनी कंट्री। तो लेबर लॉज जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन से, कि उनका शोषण ना हो, कोई उनका गलत फायदा ना उठाए। एंश्योर फेयर वेजेस, सबको काम के हिसाब से सैलरी मिले। वर्क प्लेस सेफ्टी, किसी के साथ दुर्घटना ना हो, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुई थी। आई एम श्योर आपने, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था। बेसिक राइट्स, और दे आर एसेंशियल फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी इन वर्क प्लेस। तो ये ज़रूरी क्यों है? ताकि सबको न्याय मिल सके और जो इंसान की जो अपने आत्मसम्मान है, उसको ठेस ना पहुँचे वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लॉज़ दैट प्रोटेक्ट वर्कर। कोई भी 2 लॉज़ बताने हैं हमें जो वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए है। तो पहला है मिनिमम वेजेस एक्ट। ये क्या इंश्योर करता है कि वर्कर्स जो हैं उनको सही जो अमाउंट में है पैसा मिल सके, जो काम वो कर रहे हैं उसकी तनख्वाह उनको मिले। दूसरा है फैक्ट्रीज एक्ट। इससे सेफ्टी इंश्योर होती है, लोगों के जान से खिलवाड़ ना हो, उनके वर्किंग आवर्स कितने हों, ऐसा ना हो कि कोई इंसान 12-12 घंटे काम करा रहा है और 8 घंटे के पैसे दे रहा है, और हेल्थ के स्टैंडर्ड सही होने चाहिए। तो ये 2 लॉज़ हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तरफ। इनमें से पहला है, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स विद एग्जांपल। तो हमें गवर्नमेंट के बारे में बताना है। वैसे तो कई तरह की गवर्नमेंट हमने पढ़ी थी। उनमें से पहली जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ पर राज जो है वो राजा का या रानी का चले, जैसे कि ब्रिटेन या भूटान, ठीक है? उसको मोनार्की बोलते हैं। डिक्टेटरशिप क्या होता है? एक इंसान जो है वो पूरी पावर अपने हाथ में रखता है, जैसे किम जोंग नॉर्थ कोरिया का, है ना? और किसी को कुछ बोलने की इजाज़त नहीं होती है। डेमोक्रेसी क्या होती है? पावर जो है वो लोगों के पास होती है पावर। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, इलेक्शंस होते हैं जैसे कि इंडिया या अमेरिका। चलिए 14th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डिस्कस 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। ऐसी 2 चैलेंजेस हमें बताने हैं, या ज़्यादा भी बता सकते हैं, जो इंडियन फार्मर्स जो हैं वो फेस करते हैं आजकल के एग्रीकल्चर के दौर में। तो चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं वो? एक तो ये है अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून। अब हमारे देश में क्या हो गया, मॉनसून इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, उसके बारे में हम बता नहीं सकते वो आएगा भी कि नहीं आएगा, ज़्यादा होगी बारिश या कम होगी। तो इसकी वजह से क्या है, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार बिल्कुल बारिश नहीं होती है तो बीज सूख जाता है, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है। इसके अलावा पुअर एक्सेस टू मॉडर्न इक्विपमेंट तो है लेकिन सबके पास नहीं है। ट्यूबवेल जैसी चीज़ें बहुत सारे कई इलाके हैं जहाँ पर ट्यूबवेल जैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है, बिजली वहाँ नहीं है, लोग अभी भी बैलों से खेती कर रहे हैं, राइट? और डेब्ट क्या होता है? डेब्ट का मतलब होता है उनके ऊपर कर्ज़ा। और अगर वो गलती से ही कुछ अच्छा उगा भी लें, तो उनको जो है पैसा नहीं मिलता ढंग का। टमाटर ₹1 किलो मंडी में जो है फार्मर से खरीदे जाते हैं। अब ₹1 किलो अगर मान लो किसी ने 10,000 किलो भी उगा लिया तो उसको क्या मिला? ₹10,000 मिले। ₹10,000 से कितने दिन काम चलेगा? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडियन फार्मर्स की। 15th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत नेसेसरी है डेमोक्रेसी में, ताकि रूल्स बन सकें, लॉज बन सकें, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और पावर किसी एक के हाथ में ना रहकर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इससे क्या होता है, लोगों में इक्वालिटी, जस्टिस और की भावना आती है और स्मूथ फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उनको पता है कि अगर अभी हम मनमानी करेंगे, 5-6 साल बाद जब हमारा दोबारा चुनाव होगा, लोग हमें हटा देंगे। 16th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़? गिव 2 एग्जांपल। क्या रोल है गवर्नमेंट का पब्लिक फैसिलिटी देने में? हमें कोई 2 एग्जांपल बतानी है। तो जैसे गवर्नमेंट जो है वो कई सारे वैसे तो एसेंशियल सर्विस करती हैं, जैसे कि साफ पानी हमें देना, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना, सैनिटेशन, है ना? टॉयलेट्स, बाथरूम और ये सब चीज़ें, ये सब गवर्नमेंट के हिस्से आता है। तो क्या एग्ज़ाम्पल्स हमसे इसने 2 पूछी है, तो एक तो है जल जीवन मिशन और एक है स्वच्छ भारत अभियान। आई एम श्योर इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा।
ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये स्टार्ट भी किया गया था स्वच्छ भारत अभियान और इससे काफ़ी जो है चीज़ें सुधरी हैं। लेकिन अभी भी और कोशिश की जा सकती है इसको अच्छा करने की। 17th है व्हाई इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट? गिव 2 वेज़ इन व्हिच इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट टू इट। तो सवाल यहाँ पर है कि सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है और जो लोग हैं वो इसमें किस तरीके से भागीदारी दे सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इट इंश्योर्स द नेचुरल रिसोर्सेज़ आर यूज्ड रिस्पांसिबली, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज़ हमारे पास हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, जैसे कि पानी हो गया या दूसरी चीज़ें हैं और इसका इस्तेमाल बेधड़क ना हो, अ, बहुत सोच समझ कर इसका इस्तेमाल हो ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास भी जब ज़रूरत हो तो ये सब चीज़ें उनके पास मौजूद हों। ये बैलेंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। ऐसा ना हो कि कहीं केवल पैसे के लिए हम जो है पूरे जो बाग हैं या बागान हैं या हमारे जो फॉरेस्ट है उनको उजाड़ते जाएँ बस। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। अपनी तरक्की ज़रूरी है लेकिन नेचर को बचाते हुए चलना है। अब बात आती है कि वो 2 तरीके कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें तो इसका आंसर है कि कंज़र्व करें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को घर पे और स्कूल में। स्कूल में अगर हम हैं तो गेम्स पीरियड में जा रहे हैं लेकिन फ़ैन बंद करके नहीं गए, लाइट बंद करके नहीं गए, नुकसान किसका? देश का। और देश में कौन रह रहा है? हम ही रह रहे हैं। इसके अलावा इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, साइकिलिंग का इस्तेमाल कीजिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए अपने प्राइवेट व्हीकल्स के कंपैरिज़न में। एक कार में एक आदमी जा रहा है, इससे अच्छा एक कार में या तो कारपूलिंग कीजिए, 6-7 लोग एक साथ जाएँ या फिर अगर कार के अलावा अगर आप बसेज़ में जा सकते हैं, तो वहाँ ट्रैवल कीजिए, ठीक है? तो इसको अपना ईगो पर मत लीजिए कि मैं तो कार वाला हूँ, मैं तो कार में ही जाऊँगा। 4th इज़ अब हम पहुँच गए आंसर द फॉलो एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 82 ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गए। इनको बात करते हैं। पहला है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया एंड देयर सूटेबिलिटी फॉर क्रॉप। अलग-अलग तरह की अलग-अलग तरह की सॉइल आई एम सॉरी कौन-कौन सी है और कौन-सी सॉइल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। पहला है अलुवियल सॉइल तो ये गैंजेटिक प्लेन्स यानी कि जो इंडस और गंगा का जो मैदान है, जैसे यूपी आप कह सकते हो और थोड़ा बहुत राजस्थान और हरियाणा और पंजाब ये सब जो हिस्सा है, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन कहलाता है। तो वहाँ पर कौन-सी सॉइल मिलती है? अलुवियल सॉइल मिलती है और ये कहाँ से आती है? ये मैदानी इलाकों में पहुँचती है, ये आती है हिमालय के पहाड़ी इलाकों से। किस लिए इस्तेमाल होती है, ये क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ पर व्हीट और राइस बड़े अच्छे से उगता है। यही कारण है कि यूपी, पंजाब यहाँ पर जो है गेहूँ और चावल बहुत ज़्यादा उगता है उनका। फिर है ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन में पाई जाती है। जो पठार है, जो प्लेटू है वहाँ पर पाई जाती है और ये कॉटन के लिए बेस्ट होती है। जैसे कि जो है मैंने आपको बताया गुजरात का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। रेड सॉइल की बात अगर हम करें तो इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं होते, इसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ये सदर्न इंडिया में मिलती है। इसके अलावा लेटराइट सॉइल है, ये आयरन में रिच होती है और ये केरला और कर्नाटका के पहाड़ी इलाकों में मिलती है। डेज़र्ट सॉइल हमारे राजस्थान में मिलती है और इसमें फर्टिलिटी पुअर है, यहाँ पर कुछ खास नहीं उगता। उसके बाद 19th क्वेश्चन है व्हाट वाज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी? हाउ डिड इट हाइलाइट द नीड फॉर स्ट्रिक्ट लॉ? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है 1984 में हुई थी दोस्तों। उस वक़्त क्या हुआ था जो लोग काम कर रहे थे, वहाँ पर गैस लीक हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जिसकी वजह से हज़ारों लोग मर गए थे। अगर आपको याद हो मैंने एक चैप्टर पढ़ाते वक़्त भी कहा था जो शाहरुख खान की वो मूवी थी जवान उसमें एक लक्ष्मी होती है जो अपने बेटे को बचाती है, पानी में डुबो देती है, गैस वग़ैरह से मर ना जाएँ, इसको गोली लगती है एंड में। तो वो जो ट्रेजेडी दिखाई है वो एक्चुअली भोपाल गैस ट्रेजेडी ही बताई है। ये भोपाल में हुआ था और इसके बाद एक अर्जेंट नीड दिखी लोगों को कि स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल और लेबर सेफ्टी के लॉज़ बनने चाहिए और कड़े कानून बनने चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स को रोका जा सके। 20th क्वेश्चन पे पहुँच के हम एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी। इसका क्या मतलब हुआ? ज्योग्राफी जो है किसी जगह की वो किस तरीके का है वो इलाका, उससे कैसे फ़र्क पड़ता है कि पॉपुलेशन कम होगी या ज़्यादा होगी उस जगह। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेफ़र करता है कि कितने लोग जो है किस रीजन में रहते हैं और ये किससे इन्फ्लुएंस होता है ज्योग्राफी से। पीपल जो है उनको प्लेन्स में रहना पसंद है
रिवर्स के पास रहना पसंद है और फर्टाइल एरिया में रहना पसंद होता है। यही कारण है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? यूपी में। यूपी की पॉपुलेशन पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ से गंगा बहती है, यमुना बहती है और वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी फर्टाइल है। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद क्लाइमेट दूसरी चीज़ है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि वहाँ रहना है या नहीं रहना है। मॉडरेट क्लाइमेट लोगों को पसंद आती है जहाँ ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा सर्दी हो। लेकिन अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है जैसे कि अगर आप बात करो कि रेगिस्तान में, है ना, थार डेज़र्ट में या लेह में, कोल्ड डेज़र्ट में या फिर माउंटेन इलाका, यहाँ पर जो है कम लोग रहना पसंद करते थे। एग्ज़ाम्पल की बात अगर मैं करूँ तो एग्ज़ाम्पल क्या दे सकते हैं हम, नॉर्दर्न प्लेन जो है इंडिया के ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि वहाँ की लैंड जो है फर्टाइल है। डेज़र्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है क्योंकि कंडीशन हार्श। आखिरी क्वेश्चन पे पहुँच गए दोस्तों, फटाफट से इसको भी कंप्लीट करेंगे। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल फॉलोइंग, क्या-क्या मार्क करना है? अ मेजर रीजन ग्रोइंग व्हीट। तो ये हमारा ये इंडिया का मैप है, इसमें हमें बताना है कोई एक ऐसा बड़ा इलाका जहाँ पर व्हीट बहुत ज़्यादा उगता है। तो दोस्तों व्हीट वैसे तो कई ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर व्हीट होता है, लेकिन हम पंजाब की बात ज़रूर करेंगे क्योंकि पंजाब में बहुत अच्छे मतलब क्वांटिटी में जो है आपका व्हीट उगता है। तो हम बोलेंगे कि ये हो गया आपका नंबर 1। सेकंड है अ मेजर आईटी हब ऑफ इंडिया। आईटी हब कौन-सा है इंडिया का? आई एम श्योर सबको पता होगा, वो है बैंगलोर। बैंगलोर कहाँ है? कर्नाटका। ये है कर्नाटका। बैंगलोर कैसे ढूँढोगे? ये जो देखिए ये हिस्सा जो तमिलनाडु का अंदर घुस रहा है ना यहाँ पर आपको मिलेगा आपका ये यहाँ, यहाँ आपको ये हिस्सा जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बैंगलोर। थर्ड है वन रीजन विद ब्लैक सॉइल। तो हमने ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर ली। पूरा डेक्कन जो है वो ब्लैक सॉइल है। इसमें महाराष्ट्र भी काफ़ी हद तक है तो हम लिखेंगे महाराष्ट्र एज़ नंबर 3। और फोर्थ है वाराणसी, जो है फेमस फॉर काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो वाराणसी दोस्तों यहाँ पर कहीं मिलेगा? ये यूपी है। यूपी के इस वाले हिस्से में यहाँ पर कहीं आपको वाराणसी मिलेगा। तो इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4 ये दिखा दीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पेपर अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर में इस पेपर से आपके एग्ज़ाम में आएँ। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।